Hello guys, hope you all are good, so let's start the story. Villainous reborn in novel. Ch 63. आर्यन चोरी छुपे अंदर आ गया था पर अब बाहर कैसे जाए क्योंकि रागिनी जी यहाँ खड़ी थी। वो जल्दी से एक टेबल के पीछे चला गया जिससे वो उनकी नजरों से बच तो गया पर अब निकले कैसे क्योंकि रागिनी जी फोन पर बात करते हुए वहीं पर खड़ी हो गई थी। वो इधर उधर चक्कर लगाते हुए बातें कर रही थी। आर्यन मन में अपना सिर पीटते हुए बोला, यार कहाँ फंस गया मैं, ये माँ भी ना गलत टाइम पर एंट्री लेती है। अगर इन्होंने देख लिया और गलती से पापा को बता दिया ना तो पापा बहुत सुताई करेंगे मेरी, वो भी सबके सामने। वो इतना डरा हुआ था कि उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि कोई उसके पास आके खड़ा हो गया है। आर्यन ने अपने सामने एक जोड़ी पैर दिखे और उसने डर कर आंखें बंद करते हुए एकदम से कहा, सॉरी माँ, मैं बस रारदू को देखने के लिए आया था, मेरा कोई दूसरा इरादा नहीं था। आप गुस्सा मत हो, मैं वापस नहीं आऊंगा माँ, सॉरी माफ कर दो, घर पर मत बताना माँ। हड़बड़ाहट में और डर के मारे आर्यन ने यह भी नहीं देखा कि उन एक जोड़ी पैर ने जींस डाल रखी थी जो रागिनी जी तो कभी नहीं पहनती थी। आर्यन बस आंखें बंद किए उन्हें माफी मांगने में लगा था कि तभी रागिनी जी की आवाज आई, ये सब क्या हो रहा है यहाँ। जब आर्यन ने उनकी आवाज सुनी तो उसने आंखें खोलकर देखा, रागिनी जी अभी भी उससे दूर राधिका के कमरे के दरवाजे पर खड़ी है। कमरे का दरवाजा खुला था और राधिका उसकी ओर देख रही थी और अपनी हंसी छिपाने की कोशिश कर रही थी। वही रागिनी अपने दोनों हाथों को मोड़ उसे ही घूरते हुए देख रही थी। वो सिटपिटा गया, पर फिर उसके दिमाग में कुछ खटका कि रागिनी जी वहां है तो उसके सामने कौन है। उसने पहले अपने सामने खड़े पैर देखे, फिर उसने धीरे से ऊपर देखा तो रुचि उसे मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर हाय कह रही थी, जिस पर आर्यन ने उसे घूरते हुए कहा, रुचि की बच्ची। रुचि हंस देती है, तब तक वहां राधिका और रागिनी जी भी आ जाती है। रुचि और राधिका रागिनी जी के पीछे हो जाती है और मंद मंद आर्यन पर हंसने लगती है। आर्यन अभी भी नीचे बैठा था। रागिनी जी उसे देख बोली, यहाँ क्यों बैठे हो आर्यन। रागिनी जी की बात सुन आर्यन को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या बोले। वो अपना सिर खुजाते हुए कुछ बोलने की कोशिश करते हुए कहा, वो माँ मैं यहाँ। तभी रागिनी जी उसे बीच में रोकते हुए बोली, एक मिनट, ये क्या वो मैं लगा रखा है, सीधे सीधे बोलो ना क्या बात है। अर्तन उनकी गुस्से से भरी टोन सुन घबरा गया। किसी ने ना डरने वाला आर्यन ओबरॉय आज अपन सास से डर रहा था। रागिनी फिर से बोली, मैंने कुछ पूछा है आर्यन, यहाँ क्या कर रहे हो तुम, वो भी मेरी बेटी के कमरे के सामने। कोई काम था। आर्यन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। रागिनी जी बोली, ठीक है, नीचे ओबरॉय फैमिली आई है, मैं उनसे ही पूछ लेती हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रागिनी जी की इस बात पर तो आर्यन का दिल डर से धड़क उठा। आर्यन हड़बड़ा कर बोली, क्यों बताना है, उन्हें नहीं बताना है माँ, प्लीज मत बताना। रागिनी जी उसे घूरते हुए बोली, क्यों ना बताऊं, उनका बेटा यहाँ मेरी बेटी के कमरे के आमने चोरी छुपे आया है और मैं उन्हें बताऊं भी ना। आर्यन को लगा कि रागिनी जी गुस्सा हो गई है। वो एकदम से बोला, मैं बस मिलने आया था बस। वही राधिका और रुचि उसका डरता देखकर बहुत खुश होती है और अपना मुंह छुपाकर हंसने लगती है। अभी कोई कुछ बोलता उससे पहले ही पीछे से अनाया वहां आते हुए बोली, क्या हो रहे हैं आप लोग यहाँ पर। अनाया वहां पहुंच गई। उसने देखा आर्यन अपना सिर नीचे किए हुए उदास सा खड़ा था। रागिनी जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वही राधिका रुचि अपने मुंह पर हाथ रखे हंस रही थी। अनाया ने देख फिर से वही सवाल किया, क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा। रुचि बोली, वो क्या है ना अनु जीजू चोरी छुपे यहाँ आए थे, मम्मा ने पकड़ लिया, अब क्लास लग रही है। अनाया ने उसे देखा, फिर रागिनी जी को जो हल्के से मुस्कुरा दी तो अनाया ने अफसोस से सिर हिलाते हुए आर्यन के पास आके बोली, ओहो मेरे भोले भाले आरू भैया, आप कितने मासूम हो। आर्यन ने उसकी तरफ मासूम नजरों से देख कहा, क्या मतलब है तुम्हारा। अनाया ने कहा, आपको देखकर कोई कह सकता है कि आप वही बिजनेसमैन हो जिसे देखकर कोई डर जाता है और जिसके सामने एक शब्द कहने के लिए लोग 16 लाखों बार सोचते हैं, द आर्यन ओबरॉय। हाँ, उसकी बात सुन रागिनी जी के साथ सतह राधिका और रुचि भी हंस पड़े। आर्यन उन्हें हंसता देख अनाया को घूरते हुए बोला, तू हंस रही है मुझ पर अनु। अनाया अपनी हंसी रोकते हुए बोली, हंसू नहीं तो क्या करूं मेरे भोले भैया, आप यहाँ डांट खा रहे हैं, सीधे सीधे बता नहीं सकते कि आप अपनी होने वाली बीवी का हालचाल जानने आए थे यहाँ। रुचि भी हाते हुए बोली, और नहीं तो क्या, आप यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं अपनी होने वाली बीवी से मिलने के लिए आए हो जीजा जी। आर्यन बोला, अरे हाँ, हम दोनों की सगाई हो चुकी है। उसकी बात पर सब एक बार फिर हंस पड़े, क्या होगा इसका। रागिनी जी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, और अपनी मंगेतर से मिलने के लिए यूं चोरी छुपे आने की कोई जरूरत नहीं है।
समझे बेटा जी। आर्यन हंस पड़ा और रागिनी जी को साइड से गले लगा कर बोला, ओहो मम्मा आपने डरा दिया था मुझे। रागिनी जी बोली, हाँ क्यों नहीं, आज मजा आ गया मुझे। आर्यन बोला, आई लव यू मम्मा। रागिनी जी उसका सिर चूमते हुए बोली, आई लव यू टू बेटा। तभी राधिका और रुचि भी उन्हें गले लगा कर बोली, हम भी। अनाया मुंह बिगाड़ कर बोली, हाँ लड्डू बट रहे हैं यहाँ जो हम भी बोल रही हो तुम दोनों। उसकी बात सुन रुचि बोली, हाँ बट रहे हैं, तुझे क्या और बड़ी हूं मैं, तुझसे तमीज से बात किया कर। उसकी बात सुन अनाया उसकी खिल्ली उड़ा कर बोली, बड़ी माय फुट। रुचि उसके पकड़ने के दौड़ी और बोली, रुक तू अनु की बच्ची। पर वो उसे पकड़ पाती इससे पहले ही अनाया वहां से नीचे की ओर भाग गई। रुचि भी उसके पीछे भागी। उन दोनों की नोक-झोंक सुन रागिनी जी जो हंस रही थी वो अंजय इस तरह भागते देख बोली, अरे संभल कर, सीढ़ियां है आगे। पर वो दोनों कहाँ सुनने वाले थी। रागिनी जी ना में सिर हिलाकर उनके पीछे जाते हुए बोली, तुम सोनो भी नीचे आ जाओ। और फिर अनाया और रुचि को आवाज लगाते हुए नीचे चली गई। रागिनी जी के नीचे जाने के बाद अब वहां पर आर्यन और राधिका दोनों ही बचे थे। राधिका जो मुस्कुरा कर देख रही थी उसने आर्यन को देखने के लिए अपना सिर घुमाया है था कि आर्यन ने उसे एकदम से कमर से सिर पकड़कर उचक लिया और सीधा राधिका को उसके ही कमरे में ले गया। राधिका इसके इस एक्शन से शॉक्ड हो गई। आर्यन ने दरवाजा अपने पैर से बंद किया और राधिका को उसी तरह पकड़कर दरवाजे से लगा दिया। राधिका बस उसे हक्की बक्की होके देखने लगी। आर्यन ने उसे देखा, उसकी आंखों में शरारत थी। राधिका की सांसें अटक सी गईं। आर्यन की मजबूत बाहों में कैद उसकी धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। वह कुछ कहने की कोशिश कर रही थी लेकिन आर्यन की शरारती मुस्कान ने उसके शब्द होठों पर ही रोक दिए। क्या हुआ राधू बेबी? आर्यन ने धीरे से उसके कान के पास फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक गहरी, मदहोश कर देने वाली गर्माहट थी। इतना शॉक्ड क्यों हो? मैंने तो बस तुम्हें तुम्हारे ही कमरे में लाया है। राधिका ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरा और उसके सीने पर हल्के से मारते हुए बोली, आर्यन ये क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो? आर्यन हल्का सा हंसा, आंखों में शरारत लिए उसने उसकी ठुड्डी को अपनी उंगलियों से ऊपर किया और बोल, देख ले तो सबको पता चल जाएगा कि मैं अपनी होने बीवी को कितना प्यार करता हूं। राधिका का चेहरा गुलाबी पड़ गया। आर्यन हटो न प्लीज। उसने हल्की झुंझलाहट दिखाई लेकिन उसकी आवाज में कंपन था। अभी हट जाऊं? आर्यन ने शरारत से उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी, उसे और करीब खींचते हुए। उनके बीच अब कोई दूरी नहीं थी। राधिका ने पलकें झपकाईं, उसकी सांसें आर्यन की सांसों में घुलने लगीं। आर्यन ने उसकी गर्दन के पास झुककर धीमे से कहा, अगर कहो तो अभी हट जाता हूं, लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और कह रही हैं। राधिका ने तेजी से अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसकी लंबी पलकों की हल्की थरथराहट आर्यन की शरारत को और बढ़ा रही थी। आर्यन ने हल्के से उसके गाल पर अपनी उंगलियां फिराई, फिर उसकी बिखरी लिटों को कान के पीछे करते हुए उसकी गर्दन पर अपनी नर्म उंगलियां फेरने लगा। आर्यन, राधिका की आवाज एक फुसफुसाहट में बदल गई। हम। आर्यन ने उसे और करीब करते हुए उसके कान के पीछे हल्की सी झुनझुनी पैदा कर दी। राधिका के हाथ अनायास ही उसकी शर्ट के कॉलर को पकड़ चुके थे। अब बोलो, हट जाऊं? आर्यन ने फिर से पूछा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक हल्की हंसी थी। राधिका ने हल्के से सिर हिलाया, उसकी आंखें अब भी बंद थी। आर्यन ने उसकी ठोड़ी उठाए और हल्के से उसके होठों के करीब आ गया, लेकिन राधिका की झिझक भरी सांसें उसे और छेने लगीं। तुम्हें छेड़ना कितना अच्छा है राधू बेबी, आर्यन ने हल्का सा गुदगुदाते हुए कहा और फिर प्यार से उसकी नाक छू ली। राधिका ने झेपकर उसे हल्का सा धक्का दिया। बहुत बदमाश हो तुम। आर्यन ने उसे कसकर पकड़ लिया, और तुम सिर्फ मेरी हो राधिका। कमरे में खामोशी थी, लेकिन उनकी धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। आर्यन की नजर राधिका के होंठ पर जा ठहरी। उसकी उंगलियां राधिका के फफड़ते होठों पर आ चुकी थी। वो उसके होठों को सहलाने लगा। राधिका को नजर भी उससे जरा भी ना हटी, पर जैसे ही आर्यन ने उसके होठों से नजरें हटा, उसकी नजरों से अपनी नजरें मिलाई, उसने शर्मा के यूं नजरें हटाई कि उसकी नजरें पलकों के साए तले आ गई और उसकी नजरों से अपनी नजरें फौरन हटा ली। आर्यन उसके ऐसा करने से मुस्कुरा उठा। यही तो उसे पसंद था। जब भी राधिका यूं शर्मा के अपनी पलकें झुकाती, उसकी धड़कन और तेजी से धड़कने लगती, और शर्मा राधिका जाती पर कान उसके लाल हो जाते। अभी भी वैसा ही हो रहा था। राधिका ने फिर से उसे एक नजर देखा और मुस्कुरा उठी। आर्यन बोला, मुस्कुरा क्यों रही हो? अब राधिका ने उसके गले में अपने हाथ डाले और उसे अपनी नजदीक खींच लिया। उसके ऐसा करने से आर्यन ने अपनी पलकें हैरानी से झपकाए, और उसके कान जो लाल हुए थे उसके साथ उसकी नाक की टिप और गाल भी हो गए लाल और चेहरा गर्म हो गया।
राधिका हंस पड़ी तो आर्यन मुंह बनाकर बोला, अब हंस क्यों रही हो? तुम्हारा चेहरा देखकर बुद्धू। राधिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। आर्यन बोला, मतलब? राधिका बोली, मतलब मेरे बस इतना टीज करने पर ही देखो तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है। आर्यन बोला, फिर से नहीं। वो चिढ़ उठा तो राधिका एक बार फिर से हंस उठी। राधिका बोली, अब ये रंगत कब उतरेगी आर्यन बाबू? आर्यन उसकी शैतानी पर हंसते हुए बोला, कभी नहीं उतरेगी ये रंगत। तुम्हारे प्यार की है, ऐसे कैसे उतर जाएगी? राधिका बोली, वो सब तो ठीक है पर नीचे क्या कहोगे सबको? सब तुम्हारा चेहरा देख जान जाएंगे। आर्यन बोला, ये तो हर बार का है, उसमें क्या नया है? तभी उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। एक सर्वेंट रागिनी जी के कहने पर उन्हें बुलाने आया था। राधिका ने कहा, आप चलिए मैं आ रही हूँ। वो सर्वेंट वहां से चला गया। राधिका ने आर्यन से कहा, तो चले। आर्यन ने हाँ में सिर हिलाया और दरवाजा खोल दिया और राधिका को इशारा किया, पहले आप। जिस पर राधिका मुस्कुरा दी, पर उसे एक शरारत सूझी और आर्यन के चेहरे को एकदम स्व पकड़ उसके गाल पर एक किस कर वो भागकर चली गई। वही आर्यन शोक में चला गया और उसका लाल हुआ चेहरा और लाल हो गया। आर्यन मुस्कुराकर अपने हाथ को अपने गाल पर रखता है जिस पर राधिका अभी किस कर भागी थी तो उसे अपना चेहरा भट्टी की तरह तपता महसूस हुआ। आर्यन बोली, राधू बेबी ये क्या किया? उसने अपने बिखरे बालों में हाथ घुमाया और फिर नीचे चला गया। नीचे आके उसने देखा राधिका अरहान के कंधे पर सिर रख बैठी थी। वही अनाया के दोस्त भी आए थे क्योंकि अब वो सबके दोस्त बन चुके थे भाई और अभी रुचि और ऋषित की तू मैं चल रही थी जिसे सब बड़े मजे से देख रहे थे। ये देख आर्यन ने ना में सिर हिलाया और उनकी ओर चला गया। उसने सोफे पर लावण्या के साथ बैठते हुए उससे धीरे से पूछा, ये किस बात पर अब लड़ाई कर रहे हैं? लावण्या जो फ्रूट्स बड़े चाव से खाते हुए सामने का शो एंजॉय कर रही थी वो बोली, जब ऋषित भैया आए ना तो रुचि दी अपनी फेवरेट कॉफी बनाकर आ रही थी तो ऋषित भैया ने उनका कप लेकर उसे पीते हुए बोले, थैंक्स कॉफी के लिए, इसकी बहुत जरूरत थी। फिर क्या था, छिड़ गई जंग। आर्यन हंस पड़। उसने नजर घुमा कर देखा तो रुचि ऋषित के बाल पकड़े खींच रही थी। रुद्र ने उसे पीछे से पकड़ उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वही अनाया आग में घी डालने का काम कर रही थी। वो रुचि को और उकसा रही थी। वही उसका साथ दे रहे थे सिया और आयुषी। हद तब हो गई कि ऋषित ने भी रुचि के बाल पकड़ खींचना शुरू कर दिया। अब दोनों ही एक दूसरे के बाल खींच रहे थे। रुचि और ऋषित अभी भी लड़ ही रहे थे। अब लड़ते लड़ते दोनों एक दूसरे के बाल भी खींचने लगे थे। अनाया को तो मजा आ रहा था। वो तो पॉपकॉर्न भी ले आई थी। सिया और आयुषी जो रुचि को भड़का रही थी वो उसके पास पहुंचकर पॉपकॉर्न खाते हुए उन्हें भड़काने लगी। सभी बड़ों ने तो अपना सिर पकड़ लिया था पर किसी ने कुछ कहा नहीं क्योंकि उन्हें भी मजा आ रहा था। सब बैठे इस ड्रामे को देख रहे थे। वही आर्यन जिसे अब सब पता चल चुका था वो बोला, ओ तो ये सब कॉफी का कमाल है। लावण्या ने हम कहने हुए हाँ में सिर हिला दिया। तो आर्यन बोला, अच्छा है कि सिर्फ कॉफी ली है, अगर रुचि की फेवरेट आइसक्रीम ली होती तो। उसकी बात सुन लावण्या ने आर्यन की ओर देखा। वो कुछ बोलती उससे पहले है राधिका और प्रेरणा जो वहीं बैठ गई थी वो दोनों बोली, तो अभी ऋषित के सिर पर बाल खींचे तब बाल के लिए सिर नहीं रहता। आर्यन ने उन दोनों की ओर देखा फिर लावण्या की ओर देखा तो लावण्या बोली, सही बात है। आर्यन बोला, इस घर की महिला एक से बढ़कर एक है, अच्छा है मेरी वाली ज्यादा अग्रेसिव नहीं है। राधिका उसकी ओर देख बोली, क्या मतलब है आपका? उसकी साइड आई देखकर आर्यन घबरा गया। वही लावण्या धीरे से आर्यन से बोली, भाभी भी उन्हीं में से बस अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेती है वरना सामने वाला ना रहे इसलिए आराम से भाई। वरना इस बार ऋषित भैया की जगह आप और रुचि दी की जगह भाभी होगी। आर्यन ने अनजाने में ही हाँ में सिर हिला दिया। तो लावण्या उसका डर देख हंसते हुए बोली, ये भी सही है। बीवी का डर। आर्यन उसकी बात सुनकर उसकी तरफ घूरते हुए बोला, मजाक बना रही है मेरा? लावण्या ने शांति से सामने देखते हुए कहा, आपको क्या लगता है? आर्यन बोला, उड़ा ले तू भी मेरा मजाक, लेकिन जब तेरी शादी होगी ना तब तुझे पता चलेगा बीवी का डर। उसकी बात पर लावण्या हंसने लगी। उसे हंसते हुए देख आर्यन चिढ़ गया और बोला, इसमें हंसने की क्या बात है? लावण्या हंसते हुए बोली, भाई आपको पता है ना मैं लड़की। आर्यन फ्रस्ट्रेट होके कहा, तो क्या? लावण्या बोली, तो टेक्निकली शादी करके मैं बीवी बनूंगी तो डरना मुझे नहीं, उसे चाहिए मुझसे। आर्यन उसकी बात सुन पहले कुछ पल उसे देखता है फिर बोला, ओ हाँ मैं भूल गया कि तू एक लड़की है। लावण्या अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए बोली, क्या मतलब आपका कि आप भूल गए कि मैं एक लड़की हूँ? आर्यन बोला, जरा देख खुद को।
उसके ऐसा कहने पर लावण्या ने खुद को देखा। फिर बोली, क्या देखन है इसमें, मैं ही हूं ना। आर्यन बोला, कपड़े देख, हुडी तूने रुद्र की पहनी है, नीचे तूने मेरी जोगैस पहनी है, चप्पलें तूने मिहिर भाई की पहनी है। लावण्या बोली, तो? आर्यन बोला, तो कुछ नहीं। ये बोल वो खड़ा होके अनाया के पास आके बोला, अब इन्हें छुओ भी करा देवरना, सबकी वोट लगेगी इनकी वजह से। अनाया बोली, अरे लड़ने दो, काफी टाइम से हम साथ साथ है कर रहे थे, अब आया ना लाइफ में कुछ मसाला। ये बोल उसने अपनी मुट्ठी भींच रुचि को कहा, गो गल गो। आयुषी बोली, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। सिया बोली, तुम हाथ उठाओ, हम बंदूक उठाएंगे। उसकी बात सुन सब उसकी ओर आंखें फाड़े देखने लगे। सिया ने सबको अपनी तरफ देखते पाकर जल्दी से बोली, तुम हाथ उठाओ, हम बम उठाएंगे। ऋषित मुंह फाड़े देखने लगा और बोला, तू दोस्त नहीं कसाई है कसाई। सिया सकपका बोली, मेरा मतलब तुम हाथ उठाओ, हम डंडा उठाएंगे। फिर से सब उससे घूरने लगे तो सिया अनोइंग फेस के साथ बोली, बस अब इससे नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि हाथ से अच्छा तो डंडा ही है और उससे अच्छा गण। दर्द नहीं होता ना इसमें। उसने आखिरी लाइन ऐसे बताई जैसे वो मारा धाड़ की नहीं बल्कि हल्की सी चोट की बात कर रही है। सब उसे देखने लगे। तभी अनाया बोली, डंडा लोहे का लेंगे ठीक है। सिया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ठीक है, वैसे भी लकड़ी का डंडा नहीं ला सकते, पेड़ काटना बुरी बात है ना। तभी प्रेरणा बोली, इससे अच्छा कुल्हाड़ी लेते हैं, एक ही झटके में सर धड़ से अलग। तभी राधिका बोली, नहीं, हम ना सिर्फ फोड़ फोड़ कर मारेंगे, इसी में मजा है। रुचि और ऋषित की लड़ाई एक तरफ रह गई और सब इन लड़कियों की बातें दिल थामे सुन रहे थे। माइल इतनी हिंसक लड़कियां मासूम से फेस के साथ पहली बार देखी थी। कितनी हिंसक है ये लड़कियां, सब यही सोच रहे थे। तभी रुचि ऋषित के बाल छोड़ अपने चुराते हुए बोली, एक मिनट। ये बोल वह अनाया के पास आई और बोली, इन सब से बेहतर तो जहर है, कोई मेहनत है नहीं होगी। तभी अनाया बोली, अरे नहीं, इससे अच्छा एसिड है। तभी लड़के साथ में बोले, अब ज्यादा हो रहा है। लड़कियों ने उन्हें देखा तो वो अपना मुंह बंद कर सोफे पर बैठ गए। तभी सावी जी रुद्र की मां बोली, अरे बेटा मारना क्यों है, लूज मोशन की दवाई हर रोज सुबह देना, काम वही खत्म क्यों है ना। ये बात उन्होंने हंसते हुए अरिताज जी की तरफ देखते हुए कहा तो वो हड़बड़ाकर विक्रम जी की ओट में आ गए। तभी कश्मीरा जी बोली, अरे इससे अच्छा चाकू से रोज एक घाव दो। तभी जानकी जी बोली, और घाव पर मिर्च नमक लगाओ तो बात ही कुछ और है। राम हल्के से बोले, ये तो किचन हिंसा सिखा रही है सबको, मसाले के मसले, टॉर्चर का टॉर्चर। जानकी जी उनकी तरफ देखती है तो वो बोले, मैंने कुछ नहीं कहा। जानकी जी बोली, तो मैंने कब कहा कि आपने कुछ कहा है। राम जी हड़बड़ाकर चुप हो गए। तभी रागिनी जी सबको हैरान करते हुए बोली, इससे अच्छा आप लोग घाव पर हल्का एसिड डाल दो, फिर तो मजे ही मजे। सब उनकी तरफ देखने लगते हैं। रुद्र हैरानी से बोला, रागिनी मम्मा। तभी अनाया खुश होते हुए बोली, वाह क्या आइडिया है। रागिनी जी खुश होते हुई बोली, है ना। तभी विक्रम जी हैरानी से बोले, क्या है ना, क्या हो गया है आज सबको। रेहा बोली, चाचू क्या हुआ है, सबको कुछ भी तो नहीं। मैं यो कहती हूँ एक बार ये सारे आइडियाज आजमाने चाहिए, कितना मजा आएगा ना। मेहिका उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ और हम हंटर से भी पीटेंगे, बड़ा मजा आएगा। उन सब को इस तरह देख रेयांश बोला, लगता है आज घर की महिलाओं में काली माता आ गई है। रोहन बोला, हाँ मैरिड लोग संभल कर रात को कहीं ये सारे आइडियाज आप सब पर ना आजमाए जाए। उसकी बात सुन केशव जी बोले, ओए शुभ शुभ बोलना। इस बार राहुल बोला, हमारे शुभ शुभ बोलने से क्या होगा, जिस तरह से ये लोग टेस्ट में दिख रहे हैं ना, आज तो पक्का किसी की बलि दे मर मानेंगे। सब औरतें अपनी मस्ती में टॉर्चर के आइडियाज दे रही थी। नहीं नहीं, इसे टॉर्चर थोड़ी ना कहते हैं, मर्डर के आइडियाज दे रहे थे। वही सारे मर्द सदमे में और डरे हुए थे और सारी महिला मंडली बस अपने में लगी हुई थी। रुद्र बोला, लगता है आज घर से बहुत सोना पड़ेगा हम सबको। सारे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए हम कहते हैं। तभी एक आवाज गुंजी, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे। सब ने उस आवाज की ओर देखा तो दरवाजे पर दादी खड़ी थी। दादी को देख सबके चेहरे पर एक खुशी की लहर आ गई। प्रीतो दादी बोली, अरे गायत्री, तुम तो सुजाता के घर आज रुकने वाली थी ना। तभी दादी के पीछे से एक आवाज आई, वो रुकने वाली थी पर क्या है ना, हम लोग ही यहाँ आ गए तो उन्हें वहां रुकने की क्या जरूरत है थी। सबने देखा दादी के पीछे से सुजाता जी निकल कर आ रही। सबके चेहरे जो अब तक खिले हुए थे, उनके चेहरे की हंसी अब कहीं उड़ गई थी। वही सुजाता जी के साथ टीना और सानिया भी आ चुके थे। सबकी नजरें उन पर टिकी हुई थी। केशव जी बोले, अरे सुजाता जी जी, आप इस वक्त
प्रश्नवाचक चिन्ह। सुजाता जी ने उनकी बात पर कहा, क्यों नहीं आ सकती क्या? केशव जी का उनका उल्टा जवाब और चिड़ा हुआ मुंह देख आगे ना बोला ना ही ठीक लगा। उसके बाद दादी सुजाता जी, टीना और सानिया भी अंदर आ गए। विक्रम जी बोले, क्या बात है जीजी, आप गुस्से में लग रही है? फिर अपनी माँ की ओर देखा, वो भी गुस्से में लग रही थी। विक्रम जी ने बाकी लोगों को डैल्हा, वो भी चिंतित लग रहे थे। कृष्णकांत दादू ने दादी के पास जाके उन्हें सोफे पर बिठाया और कश्मीरा जी को पानी लाने का इशारा किया और बाकी सबको कुछ ना बोलने का इशारा किया तो सब चुपचाप अपनी जगह बैठ गए। सुजाता जी अपना मुंह लटकाए बैठी थी अपनी माँ के पास, वही सानिया और टीना भी वैसे ही बैठी थी सुजाता जी के पास, बाकी सब भी उनके पास ही थी। अनाया ने कुछ नहीं कहा, वो बस अपने दोस्तों को लेकर थोड़ी दूर जाके बैठ गई, क्योंकि उसे पता था कि जो ये तीनों आई है वो सबसे पहले उस पर ही झपटा मारेगी और बगैर अनाया उन्हें और ज्यादा सुनाएगी और दादी उसे। वो अभी अपना मूड खराब करना नहीं चाहती थी, स्पेशली इस टाइम जब फैमिली साथ में हो और ये एक्सपीरियंस वो पहली बार फील कर रही हो। इसलिए वो अपने दोस्तों को लिए थोड़ी दूर चली गई। बाकी सब वही रहे और उनका अनाया पर ध्यान नहीं गया। वही दादी ने थोड़ा पानी पिया। तभी कुछ बॉडीगार्ड जो बाहर की ओर थे वो कुछ सामान लिए वहां आ रहे थे। बाकी सब ने देखा और फिर दादी की ओर डलहा। दादी ने सबकी नजरों के सवाल भांप लिए थे, इसलिए वो एक गहरी सांस लिए बोली, ये सामान सुजाता और सना टीना का है। तभी बाकी सब एक साथ एकदम से बोल उठे, क्यों? उनके सवाल पर सुजाता जी गुस्से में अपनी मिट्टियां कस लेती है। उन्हें पता था कि इन लोगों को उनका यहां आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। फिर भी वो कुछ नहीं बोली और शांत रही। वही दादी बोली, वो दामाद जी और सुजाता का झगड़ा हो गया था, इसलिए मैं सुजाता को यहाँ ले आई। राधिका बोली, ऐसा भी क्या कर दिया आपने बुआ? सबने अपना सिर पीट लिया उसके सवाल पर। वही सुजाता जी बोली, क्या मतलब तुम्हारा? राधिका हड़बड़ाते हुए बोली, मेरा मतलब है कि ऐसे झगड़े तो हर कपल में कॉमन है, ऐसे में घर छोड़ना। उसकी बात पर दादी बोली, वो मेरे सामने ही सुजाता पर हाथ उठा देते हैं तो अकेले में क्या करते होगा? तभी दादाजी बोले, पूरी बात बताओ। दादी बोली, मैं जैसे ही उनके घर के दरवाजे पर पहुंची दामाद जी सुजाता को थप्पड़ मार देते हैं तो मैं भी उन पर गुस्सा हो गई। दादाजी बोले, मतलब तुमने एक तरफा रिएक्शन देख इसे यहाँ ले आई? दादी बोली, आपका मतलब क्या है? मेरी बेटी की गलती है। दादाजी बोले, मेरा वो मतलब नहीं है, आप ये सोचिए, बच्ची के भविष्य का सवाल है और बेटियों का क्या होगा सोचा है। दादी बोली, हमेशा के लिए नहीं लेके आई मैं, बस जैसे ही दामाद जी को उनकी गलती का एहसास होगा और कभी सुजाता पर हाथ ना उठाने का वादा करेंगे मैं ले जाने दूंगी, पर तब तक वो यही रहेगी। दादाजी उनकी बात सुन एक गहरी सांस लेते हुए बोले, ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। उसके बाद बाकी सब भी दिलासा देते हैं सुजाता जी और टीना सानिया को। उन तीनों को तो बहुत अच्छा लग रहा था कि सबा उन्हें अटेंशन दे रहे थे। तभी सबका ध्यान अनाया पर गया। विक्रम जी उसे आवाज देते हुए कहते हैं, अनु वहां क्या कर रही हो, यहाँ आओ। सुजाता जी का मुंह बिगड़ जाता है इस नाम को सुनकर। वो अपनी नजरें घुमाकर अनाया को देखती जो उनसे काफी दूरी पर थी, जो अपने पापा की आवाज पर उस ओर देख रही थी। सुजाता जी एक झूठी मुस्कान के साथ बोली, शायद मेरा यहाँ आना अनाया को पसंद नहीं आया विक्रम। विक्रम जी उनकी बात सुन हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, ऐसी बात नहीं है जीजी, वो बस बात करना नहीं चाहती। सुजाता जी बोली, किससे? मुझसे? विक्रम जी के मुंह से एकदम से निकल गया हाँ, जिस पर सुजाता जी की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वही विक्रम जी को रियलाइज हुआ कि वो क्या बोल गए। वो एकदम से उठकर बोले, मैं आता हूँ उसे बुलाकर। ये बोल वो अनाया जहां थी वहां चके गए। वही सुजाता जी रागिनी जी को घूरने लगी। उनकी नजरों को समझकर रागिनी ही एकदम से खड़ी होकर बोली, मैं खाना लगवाती हूँ। उनके साथ कश्मीरा जी, सवी जी और जानकी जी भी जाने लगी तो सुजाता जी बोली, आप कहाँ जा रही है? सब मैं इतने वक्त बाद आई हूँ, बैठिए ना यहाँ। जैसे ही उनकी बात सुनी कश्मीरा जी कुछ बोलने को हुई, पर रागिनी जी ने उनका हाथ पकड़ आंखों में उन्हें कुछ ना कहने को कहा। कश्मीरा जी तो फिर भी बोलने को हुई, पर तभी सावी जी बोल पड़ी, वो क्या है ना रागिनी के सिर्फ दो ही हाथ है, वो आपके लिए ये ना सारा खाना कैसे ला पाएगी? अगर हम बैठ गए तो, और आपकी आदतें हमें यहाँ पता है सबको है ना। उनकी बात सुन सुजाता जी कुछ नहीं बोली, पर उनका मुंह जरूर बन गया था। गायत्री दादी ने भी ये देखा पर कुछ कहा नहीं। तभी विक्रम जी भी लौट आए, उनके साथ बाकी बच्चे भी थे। अनाया भी इस बार उनके कहने पर आई थी। अनाया को देख सुजाता जी का मुंह और ज्यादा बिगड़ गया, जिसे अनाया ने नोटिस कर लिया और अपनी आंखें घुमा ली, जिस पर सुजाता जी फिर से बोल पड़ी, ये आंखें क्यों घुमा रही हो तुम? क्या तुम्हें मेरा आना पसंद नहीं आया क्या?
अनाया कुछ नहीं बोलती, वो बस बैठ जाती है। सब राहत महसूस करते हैं, पर सुजाता जी जिन्हें शांति पसंद नहीं आती वो फिर से अपनी आदत से मजबूर तीखी आवाज में बोल पड़ी, अब तो बोलने की भी तमीज नहीं रही तुम्हें। बड़ी हो गई हो ना अब, पर संस्कार तो शायद वहीं छूट गए जहां से आए हो। अनाया गुस्से से नहीं पर एकदम चिल आवाज में बोली, जैसे उसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो, और आपको तो बस हर बात में मेरी गलती निकालनी है। आपकी बातों में प्यार की जगह जहर ज्यादा होता है। जहर खा लिया था क्या आपने जो हर जगह उगलती रहती है? सुजाता जी तेज आवाज में, जहर तो तुम अपने साथ लेकर आए हो। जब से इस घर में आए हो चैन नहीं रहा किसी को। रग रग पहचानती हूं मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों को। अनाया हंसते हुए बोली, हाँ, मैं वैसी ही हूं जैसी आपको लगती हूं, बेशर्म, बदतमीज और आपकी नजर में हर बुरी बात की वजह। लेकिन क्या आप ये अपनी क्वालिटी नहीं बता रही है? खुद को कभी आईने में देखा है? रागिनी जी बीच में आते हुए बोली, बस करो अनाया, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। कश्मीरा जी बोली, सुजाता दी आप भी थोड़ी नरमी दिखाए, हर बात में ताना मारना जरूरी नहीं होता। सुजाता जी चीखते हुए बोली, तो अब मैं ही गलत हो गई? ये लड़की इस घर को तोड़ रही है और तुम सब उसकी तरफदारी कर रहे हो। अनाया अब गंभीर हो चुकी थी, वो ठंडी आवाज में बोली, क्या मतलब है आपका घर तोड़ने वाली लड़की से? सुजाता जी एक व्यंग मुस्कान के साथ रागिनी जी को देख बोली, आखिर माँ जैसी ही बेटी होगी ना, जैसे माँ ने किसी का घर तोड़ा वैसे ही बेटी है अब। रागिनी जी ने जब उनकी बात सुनी तो एक बार फिर उनकी आंखें नम हो गई और उन्होंने अपनी नजरें नीची कर ली। अनाया ने ये देख लिया था, वो बोली, आप हद से आगे बढ़ रही है। सुजाता जी गुस्से बोली, अब तुम मुझे मेरी हद बताओगी जिसे खुद अपनी हदें नहीं पता है? अरे जब माँ को पता होगा तब बेटी को हदें पता होगी ना। अनाया अब गुस्से से बोली, ये आप बार बार मेरी माँ को क्यों बीच में ला रही है? आपने खुद को देखा है क्या? आपसे तो अच्छी ही है मम्मा। सुजाता जी इस पर भी कुछ बोलने को हुई पर विक्रम जी बोले, बस अब और नहीं जीजी, अब आगे मैं कुछ नहीं सुनूंगा मेरे परिवार के बारे में। सुजाता जी गुस्से से तमतमाते हुए, तुम्हें क्या पता मेरा क्या दर्द है? मैंने इस घर को अपने खून पसीने से सींचा है और आज ये लड़की जिसकी माँ ने इस परिवार को कलंकित किया उसी की वकालत हो रही है। गायत्री दादी सख्त आवाज में, बस करो सुजाता, ये घर किसी एक का नहीं है और रागिनी ने जो किया वो उसकी मजबूरी थी, उसकी गलती नहीं। हम सब जानते हैं कि सच्चाई क्या थी, लेकिन तुम हर बात को बार बार उधेड़ देती हो। रागिनी जी की आंखों से अब आंसू गिरने लगे थे। वो चुपचाप खड़ी थी, जैसे पुराना कोई जख्म फिर से रिसने लगा हो। वही सुजाता जी अपनी माँ को रागिनी जी का पक्ष लेते देख और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। अनाया ने उनकी ओर देखा और फिर सुजाता जी की ओर मुड़कर बोली, आपको हर बार मेरी माँ का नाम लेकर क्या मिल जाता है? आप खुद से इतनी नफरत करती हैं कि दूसरों की खुशियां भी बर्दाश्त नहीं होती। सुजाता जी हंसते हुए बोली, खुशियां? हाँ, बहुत खुश हो तुम सब, तभी तो मेरी जुबान सबको कड़वी लगती है, पर सच कड़वा ही होता है। अनाया गहरी सांस लेते हुए, सच नहीं, ये सच नहीं, ये सिर्फ आपकी नफरत है। आप खुद अपने दुखों में डूबी हैं और हमें भी उसी दलदल में घसीटना चाहती हैं। आप खुद खुश नहीं रह पाती इसलिए दूसरों की जिंदगी भी अपनी तरह करना चाहती है। सब लोग स्तब्ध खड़े थे। सावी ने धीरे से पारो दादी का हाथ पकड़ा और कहा, प्लीज कुछ कीजिए, बात बहुत आगे बढ़ गई है। सुजाता जी की कड़वी बातें जैसे ही रागिनी के दिल को चीरती हैं, कमरे की चुप्पी अब गहराने लगी थी। रागिनी जी की आंखें भर आई थीं और सबकी नजरें जमीन पर झुकी थीं। तभी एक तेज और ठोस आवाज गूंजी जो थी राधिका की। राधिका सीधे सुजाता जी की ओर देखकर बोली, बस कीजिए बुआ जी, बहुत हो गया। एक ही इंसान को बार बार नीचा दिखाना कोई बहादुरी नहीं होती। मम्मा का जितना अपमान आपने कर लिया, अब और नहीं होगा। सुजाता जी आश्चर्य से, तुम मुझे चुप कराओगी, वो भी अपनी उस सौतेली माँ के लिए? राधिका गंभीरता से, हाँ, मैं ही बोल रही हूँ, क्योंकि आप जिस औरत को सौतेली कहती हैं उन्होंने मुझे कभी अपनी बेटी से कम नहीं समझा। और आपने तो मुझे हमेशा पहली वाली की निशानी कहकर बुलाया। रियांश बोल पड़ा गुस्से से, बिल्कुल सही कह रही है रारदू। माँ ने कभी हम तीनों को ये महसूस नहीं होने दिया कि हम उनके खून से नहीं हैं। लेकिन आप हर दिन ये एहसास दिलाने से बाज नहीं आती। रुचि गुस्से से बोली, अगर माँ जैसी ममता सबके पास हो तो सौतेले शब्द की जरूरत ही न पड़े। आप माँ को नीचा दिखाकर क्या साबित करना चाहती हैं? सुजाता जी गुस्से से बोली, तुम सबको मैं जानती हूँ। बहलाया फुसलाया है इस औरत ने तुम तीनों को, ताकि तुम लोगों का हक अपनी बेटी को दिला सके।
विक्रम जी कड़क आवाज में, बस करिए जीजी। ये औरत नहीं है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चों की माँ है। और बार बार आप उन्हें ये महसूस करवाना बंद कीजिए कि उनकी माँ नहीं है। राधिका आंखों में आंसू लिए बोली, अगर माँ ने आपके आगे झुककर सब कुछ सहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी कहेंगी। और अगर मैं इस घर में हूं तो सिर्फ इसलिए कि माँ के साथ खड़ी रह सकूं। क्योंकि उनके लिए तो खून से ज्यादा जरूरी अपनापन है। अनाया अब चिढ़ रही थी, उसे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था और अब उसे इस चुड़ैल बुआ की आवाज भी पसंद नहीं आ रही थी। वो सीधे खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ मुड़ बाहर की ओर जाने लगी। गायत्री दादी ने उसे देख लिए, वो बोली, ओए तुम कहाँ चली? उद्धरण चिन्ह। उनकी आवाज सुन सब अनाया को देखने मुड़ गए, जो लगभग दरवाजे के पास पहुंच चुकी थी। अनाया दादी की आवाज सुन पीछे मुड़ी। उसके चेहरे पर चिढ़ साफ साफ देखी जा सकती थी। टू बी कंटिन्यू। Stay tuned for the next part guys and don't forget to like and subscribe to our channel for more interesting stories. Bye bye.